आज की क्लास इंडियन पॉलिटी है जिसमें हम महान्यायवादी, महाअधिवक्ता, सीएजी आदि संवैधानिक पदों पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो वो कहते हैं ना कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो जो टॉपिक है हमारा महान्यायवादी, ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद वो पद होते हैं जिनके बारे में पूरी डिटेल भारत के संविधान में दी गई है और संविधान में उन पोस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई अनुच्छेद या आर्टिकल जरूर दिया गया है। तो उसी के ऊपर हमारी क्लास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अगर हम सिंपल भाषा में इस शब्द को समझें तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, लीगल एडवाइजर होता है। यदि भारत सरकार के ऊपर कोई केस किया जाता है तो उस केस की पैरवाई ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। तो मेन पॉइंट देखते हैं कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यही जो हमने आपको बताया है, विधि अधिकारी का मतलब है कानूनी अधिकारी। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर होता है। बात करते हैं नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट की। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह से। देखिए, राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट हैं सब पर अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति इन सब पोस्टों पर नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक शब्द है सरकार, और सरकार का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि महान्यायवादी की योग्यता। कौन व्यक्ति है जो महान्यायवादी बन सकता है? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, ऐसे किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। यदि हम बात करें कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, तो इसके लिए संविधान में दो तीन पॉइंट दिए गए हैं। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। नंबर दो है कि किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक उसने जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। तीसरी कंडीशन है कि कम से कम 10 वर्ष तक उसने किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता, वकील के रूप में कार्य किया हो। और चौथा पॉइंट है या चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नजरों में वो कोई विधि विशेषज्ञ हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता है। यदि किसी व्यक्ति में ये जो चार पॉइंट हमने बताए हैं, पहला पॉइंट कॉमन है कि वो भारत का नागरिक हो। जो तीन पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए हैं, ये तीनों पॉइंटों में एक पॉइंट भी, एक पॉइंट होना जरूरी है, एक योग्यता होनी जरूरी है। तो उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इनमें से कोई भी योग्यता रखता हो या पूरी करता हो, उसे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पद की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने एवं बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। जब संसद का सेशन चलेगा तो संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उपस्थित हो सकता है और वहां पर बोल सकता है। लेकिन यदि वहां पर किसी विषय पर वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संवैधानिक अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो उसमें एक ऑप्शन आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इंपॉर्टेंट, इसका टेन्योर सिस्टम, कार्यकाल।
इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और इसे बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। होल्ड ऑफिस प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जब चाहें इसे इसके पद से हटा सकते हैं। इस पद की एक विशेषता यह भी है कि जब सरकार, प्रधानमंत्री जिस सरकार के अध्यक्ष होते हैं, जब सरकार त्यागपत्र देती है तो सरकार के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का न्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है सरकार के साथ साथ। नेक्स्ट है इसका वेतन। पारिश्रमिक क्या होगा, संविधान में तो कोई तय नहीं है और इसका डिसीजन लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि महान्यायवादी का वेतन क्या होगा। और इस पद के बारे में पूरी डिटेल आर्टिकल 76 में है। 76, अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में। तो हमने अभी आपसे डिस्कशन किया है कि संवैधानिक पद वो होते हैं जिनके बारे में कोई ना कोई डिटेल या पूरी डिटेल संविधान में दी गई होती है। और संविधान में जिस पोस्ट के बारे में कोई भी डिटेल दी गई है तो उससे रिलेटेड संविधान में कोई ना कोई अनुच्छेद या आर्टिकल जरूर होगा। तो ये टॉपिक है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अच्छा, यहीं पर महान्यायवादी को उसके काम में सपोर्ट करने के लिए एक पोस्ट होती है जिसका नाम है सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल, तो सोलिसिटर जनरल ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक पद है। इसके बारे में, सोलिसिटर जनरल के बारे में कोई भी डिटेल भारत के संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन यदि हायरार्की यानी कि पदसोपान ऑर्डर देखें तो महान्यायवादी के नीचे उसको काम में सपोर्ट करने के लिए एक सोलिसिटर जनरल होता है। इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो इसके नीचे सोलिसिटर जनरल होता है और सोलिसिटर जनरल के नीचे दो एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। तो एक हायरार्की ऑर्डर होता है। लेकिन ये सोलिसिटर जनरल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक पद है। इसके बारे में कोई भी डिटेल भारत के संविधान में नहीं है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये एक संवैधानिक पद है जिसके बारे में पूरी डिटेल आर्टिकल 76 में दी गई है। इस तरह से केंद्र सरकार का एक लीगल एडवाइजर होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से प्रत्येक राज्य सरकार का भी एक लीगल एडवाइजर होता है, एक सरकारी वकील होता है। उसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल, हिंदी में है महाअधिवक्ता। प्रत्येक राज्य में एक लीगल एडवाइजर होगा और इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 165 में। यानी कि राज्यों का जो लीगल एडवाइजर है जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, ये भी एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पोस्ट है जिसके बारे में पूरी डिटेल आर्टिकल 165 में दी गई है। तो ये महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है, यानी लीगल एडवाइजर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार या सबसे बड़ा सरकारी वकील महान्यायवादी, और इसी तरह से प्रत्येक राज्य का सरकारी वकील होता है महाअधिवक्ता, जिसके बारे में डिटेल आर्टिकल 165 165 में दी गई है। लगभग सेम महान्यायवादी की तरह ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और राज्यों में नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफिकेशन की। किसी राज्य में महाधिवक्ता किस व्यक्ति को बनाया जाएगा? उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से महाअधिवक्ता अपॉइंट करते हैं। तो ऊपर हमने अभी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या योग्यता है। अब हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तरह ही योग्यता है। पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि ये भारत का नागरिक हो।
अब जो मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा, दो या तीन, वो एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, पहली है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कम से कम 10 साल तक न्यायिक सेवा की हो, और न्यायिक सेवा जिले लेवल पर जिला न्यायालय के रूप में की गई हो। यानी कि जो जिला जज के रूप में जिसने 10 साल तक काम किया है, उसे प्रमोट करने के बाद उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। या उसने या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। तो इनमें से एक भी कंडीशन यदि पूरी होती है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति हाई कोर्ट का जज बना सकता है। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है। लेकिन महाअधिवक्ता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। बात करते हैं इसके वेतन की, पारिश्रमिक की। तो ये डिसाइड करेंगे उस राज्य के राज्यपाल। जैसे वहां पर महान्यायवादी के लिए डिसाइड कर रहे हैं राष्ट्रपति। और इनका टेन्योर सिस्टम, कार्यकाल, ये होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यानी कि राज्यपाल की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्यपाल जब चाहे उन्हें उसके पद से हटा सकते हैं। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है प्रसाद पर्यंत। होल्ड ऑफिस, होल्ड ऑफिस प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो इसको समझते हैं। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति, संविधान में कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। यानी कि उन पोस्टों के लिए संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। अब ऐसी कितनी पोस्ट हैं? तो राष्ट्रपति के लिए ऐसी कुल 4 पोस्ट हैं, जिनमें राष्ट्रपति के वो पोस्ट प्रसाद पर्यंत रहती है। पहली पोस्ट है महान्यायवादी। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। दूसरा है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ जितने मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। नंबर 3, सभी राज्यों के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और चौथी पोस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट हैं, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो 4 तरह की पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, यानी क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है? तो यहां पर एक आंसर होगा नहीं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 4 पोस्ट हैं। महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, नंबर 3 राज्यपाल उपराज्यपाल, और नंबर 4 है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट। तो इसी तरह से यदि हम राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल के भी प्रसाद पर्यंत कुछ पोस्ट हैं। तो एक पोस्ट है महाअधिवक्ता, जो हम बात कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राज्यपाल जब चाहे, गवर्नर जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकते हैं। दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री और जितने मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और तीसरा पॉइंट है या तीसरी पोस्ट है राज्य के जो सिविल सर्वेंट हैं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है 4 पोस्ट, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं 3 पोस्ट, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए एक अपने आप में प्रसाद पर्यंत है। नेक्स्ट पोस्ट है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले इसका काम देखते हैं कि ये जो पोस्ट है क्या काम करती है। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय और विभाग हैं, और भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी सरकारी पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे की या उस अमाउंट की ये संस्था
ऑडिट करती है, जांच करती है कि केंद्र सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, क्या वो पैसा उसी सेवा पर खर्च किया गया है जिस सेवा के लिए वो पैसा दिया गया था, या वो पैसा करप्शन की भेंट चढ़ गया है। या ये कहें कि देश में जो भी सरकारी पैसा खर्च किया जाता है, उस सरकारी पैसे की ऑडिट करती है ये संस्था, जिसका नाम है कैग। तो कैग भी एक संवैधानिक संस्था है जिसके बारे में पूरी डिटेल आर्टिकल 148 से लेकर 151, 148 से 151 तक दी गई है। बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका वेतन या इसकी रैंक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो अदर जज होते हैं, जितना वेतन उनको मिलता है वो ही वेतन कैग को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है 2.5 लाख रुपए, तो कैग को भी जो वेतन मिलता है वो 2.5 लाख रुपए पर महीना मिलता है। कैग का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चनों में कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो यहां पर देखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर कैग का कार्यकाल दिया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति कैग बनेगा वो 6 साल तक या मैक्सिमम 65 वर्ष तक उस पोस्ट पर काम कर सकता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 62 वर्ष है, उसे कैग बनाया गया है, कैग अपॉइंट किया गया है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करें। तो वैसे तो मैक्सिमम 6 वर्ष तक रह सकता है, 6 साल तक, और एज कितनी है, 65 वर्ष। तो 62 वर्ष का ये व्यक्ति कैग बनाया गया है। तो 62 में यदि हम 3 वर्ष जोड़ दें, यानी कि ये व्यक्ति जिसकी उम्र 62 वर्ष है, ये केवल 3 वर्ष तक ही कैग के पद पर काम करेगा। तो यहां पर जो दो कंडीशन दी गई है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो इनमें से जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाए। बात करते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 59 ईयर हो, तो ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा, यानी ये 6 वर्ष तक काम कर सकता है। और 6 वर्ष के बाद इसकी एज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 65 वर्ष। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज 59 ईयर है, यदि उसको कैग बना दिया जाए, तो इसकी कंडीशन में ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो व्यक्ति कैग बनेगा वो ये दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन है उसको कंप्लीट करेगा। इसे राष्ट्रपति बीच में उसके पद से नहीं हटा सकता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी राष्ट्रपति जब चाहें उसे उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैग को उसके पद से नहीं हटा सकते हैं। कैग को यदि उसके पद से हटाना है तो ये प्रोसीजर पार्लियामेंट, संसद में पूरी की जाएगी, और कैग के ऊपर दो आरोप लगेंगे। यदि हमें किसी जो व्यक्ति कैग बना हुआ है और उसे उसके पद से हटाना है, तो उसके ऊपर संविधान में प्रावधान दिया गया है कि उसके ऊपर दो आरोप लगाए जाएंगे। एक तो है मिसबिहेवियर और एक होगा इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर का मतलब है सिद्ध कदाचार, और इनकैपेसिटी का मतलब है अक्षमता। सिद्ध कदाचार का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कैग बना है उसने अपने पद पर रहते हुए करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और इनकैपेसिटी का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा है, या जो शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने के योग्य नहीं है, पागल हो गया है या पैरालिसिस हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो पद पर डटा हुआ है। तो ये दो आरोप संसद के जो दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, इनमें से कोई भी सदन इन दोनों दोनों आरोपों को लगा सकता है। यानी कैग को हटाने का प्रोसीजर संसद में होगा। ये लगभग प्रोसीजर कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं। कैग को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा,
ये हमारी एक डिटेल अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के रूप में पड़ी हुई है। और वर्तमान में जो कैग अभी एक नए कैग बने हैं जिनका नाम है संजय मूर्ति। नए भारत के जो नए कैग बने हैं वो बने हैं संजय मूर्ति। तो इसके ऊपर हमारी एक पूरी डिटेल की क्लास है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। कार्य क्या है कैग के? कैग क्या कार्य करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये ऑडिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट करेगा, ये देखिए लेखा परीक्षण। इसी तरह से राज्य सरकार का भी ये ऑडिट करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। और राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है ये राज्यपालों को देगा। और इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति भारत की पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत कराएंगे। इसी तरह से प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को जो रिपोर्ट दी गई है कैग की, तो वो राज्यपाल उस राज्य का जो राज्य विधानमंडल है, राज्य की जो संसद है, वहां पर उस संसद में पेश कराएगा। राज्यपाल की जो रिपोर्ट कैग की जो रिपोर्ट है ये आर्टिकल 151 में है। और कैग जो अपॉइंट किया जाएगा वो आर्टिकल 148 148 में है, कैग की नियुक्ति। अब ये देखिए रिपोर्ट, राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों की, राज्यपाल को राज्यों की लेखों की। यह आर्टिकल 151 में है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी ने कैग को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है कि ये कैग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, आइए देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल एडवाइजरी कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में दिया गया है। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। एक ऑप्शन आएगा महान्यायवादी। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार, फर्स्ट लीगल एडवाइजर होता है एडवोकेट जनरल, इसको महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत कैग की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 148 148 में। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से कैसे हटाया जाता है? तो देखिए, जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, कैग की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट की जांच करती है एक कमेटी जिसका नाम है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति जिसका नाम है लोक लेखा समिति। कैग जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। तो संसद में पेश करने के बाद उस रिपोर्ट की जांच एक कमेटी करती है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया है 1976 में। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के क्लोज 4 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उन्हीं बेसिस और उन्हीं आधारों पर कैग को भी उसके पद से हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाएंगे उन्हीं बेसिस के आधार पर जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसे भी उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को यदि हटाया जाता है तो उसके ऊपर भी दो आरोप लगेंगे, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से ये
हटाने का प्रस्ताव पास होना चाहिए। उसके बाद ही उस पद से, उस पोस्ट पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसे हटा सकते हैं। यानी कि जिस पद पर जो फिक्स कार्यकाल दिया गया है, जैसे कैग का कार्यकाल दिया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो ये मान के चले कि कैग बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र होकर काम कर सकता है, क्योंकि कैग को आसानी से उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो टॉपिक था हमारा कैग, एडवोकेट जनरल और महान्यायवादी। वैसे तो आगे टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। भारत सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 पिलर होते हैं। एक का नाम है लेजिस्लेटिव, विधायिका, एक है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और एक है जुडिशरी, न्यायपालिका। सरकार में जो विधायिका है उसे ही संसद बोला जाता है। संसद मतलब पार्लियामेंट। और संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद में राष्ट्रपति से अलग 2 सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। इस समय वर्तमान में लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें हैं वो 550 हैं, और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 हैं। वैसे लोकसभा का जो चुनाव है वो होता है 543, 543 सीटों पर। यानी अभी 7 सीटें अभी खाली हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो होता है 245 सीटों पर। यहाँ पर 5 सीट खाली है, लेकिन मैक्सिमम सीटें कितनी हैं? ये 245 है, 245। राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 और लोकसभा में है 550। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसमें होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इसी तरह से न्यायपालिका की यदि बात की जाए तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट। ये यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां दी गई हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। ये सीक्वेंस पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग आजकल बहुत पूछ रहा है ये सीक्वेंस। फिर उसके बाद है 1977 में अशोक मेहता समिति। डिटेल हम इनकी किसी दूसरी क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है जीवी राव समिति, 1985 में। एल एम सिंधवी समिति, 1986 में। और उसके बाद है पी के थुंगन कमेटी, ये 1988 में है। भारत में राज्य 28 राज्य हैं। ये ध्यान रखना, भारत में जब भी राज्य बनेगा या जो भी राज्य होगा, वहां पर एक सदन जिसका नाम है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जरूर होगी। और कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बिना विधानसभा के कोई राज्य नहीं होगा, लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं है। 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जहां उन राज्यों की संसद में 2 सदन हैं, एक विधानसभा तो जरूर होगा और दूसरा सदन है विधान परिषद। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, और लास्ट है महाराष्ट्र। वैसे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, बस आप सुन सकते हो या उसको नोट कर सकते हो। यूं आम बिकते हैं, यूं आम बिकते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें इन 6 के 6 राज्यों के नाम हैं। यूं का मतलब है उत्तर प्रदेश, यूं आम, आम में आ का मतलब है आंध्र प्रदेश और मैं का मतलब है महाराष्ट्र। यूं आम बिकते हैं, बी में बिहार, कैसा कर्नाटका, और तेस है तेलंगाना। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उपराष्ट्रपति हमारा टॉपिक हो चुका है। उपराष्ट्रपति के नाम व उनके कार्यकाल हो चुके हैं।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसमें प्रधानमंत्री आएगा, इसको कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पॉलिटिकल हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, जब सरकार बनती है तो लोकसभा में जिस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिलती है, तो वो पार्टी अनाउंस करती है कि हमारी ओर से पीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो पार्टी जिस व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट अनाउंस करती है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। तो जब कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री अपनी एक टीम बनाते हैं और उस टीम का नाम होता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कोम बोलते हैं, COM, को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सबसे ऊपर होते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अपनी एक टीम बनाते हैं, प्रधानमंत्री प्लस कोम। और इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक मंत्री होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, CM। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो देखिए, मंत्रिपरिषद में एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो यहाँ पर आएंगे, और एक होता है राज्य मंत्री। उप मंत्री कभी होते थे, लेकिन अब उप मंत्री कोई नहीं बनता है, ये पद नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लोकसभा की जितनी संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते हो। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य होंगे? 15%। किसके? लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या होती है। लोकसभा में 543 पोस्ट का यदि हम 15% निकालें तो लगभग 83 बैठता है। तो प्रधानमंत्री अपनी पूरी की पूरी टीम में प्रधानमंत्री सहित केवल 83 सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो ये 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कार्य मंत्रिपरिषद के। ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है, मंत्रिपरिषद। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, और डी सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा लोकसभा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बिना मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक। मंत्रिमंडल शब्द सबसे पहले 352 352 में शामिल किया गया था।
मंत्री परिषद से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद। आर्टिकल 74 का क्लोज है। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए कौन होता है? एक मंत्री परिषद होती है, और जिसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 74 का क्लोज 2। मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई जो सलाह दी है, उस सलाह की सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का क्लोज 1। तो यहां ध्यान रखना, जो आर्टिकल 74 है, ये राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए है। तो राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर पाता है। राष्ट्रपति हर वो काम करेगा जिसे मंत्री परिषद राष्ट्रपति को काम करने के लिए बोलेगी, और इसके लिए आर्टिकल 74 है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति हर वो काम करता है जो काम मंत्री परिषद उसे करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट है 75 का क्लोज 1। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल है 75 का क्लोज 1। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ही करते हैं, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाएगी। 75 का 1 का क्लोज 1। मंत्रिपरिषद का आकार हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया है उससे। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जितनी होगी, उसके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। और हमने आपसे ऊपर बताया है कि टोटल मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को नहीं हटा सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में फुल मेजोरिटी मिली हुई है, उस समय तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं। 75 का क्लोज 4। सभी मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और नेक्स्ट है आर्टिकल 78। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, और प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राष्ट्रपति ने जो भी सूचना मांगी है, उन सभी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, वो राष्ट्रपति को देने का कष्ट करे। तो यह है आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो यहां पर हम 2-3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। भारत की जो सबसे बड़ी पोस्ट है आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सचिव, जो प्रधानमंत्री के बराबर में बैठते हैं। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए
लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है, पूरा ही वो कर देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि जो सरकार है, मंत्रिपरिषद, उसको उसके पद से हटवाना। तो उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये केवल लोकसभा में ही आता है और इसको विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष लाएगा तो मिनिमम कम से कम 50 लोकसभा के सांसदों के उस पर साइन होने जरूरी हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर शटमुगन चेट्टी। अच्छा, अंतरिम सरकार के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया तो नेहरू जी ने जो अपनी कैबिनेट थी उसमें कुछ पोस्टों पर कई मंत्री चेंज किए थे। तो स्वतंत्रता के बाद वित्त मंत्री बने थे शटमुगन चेट्टी। तो इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे शटमुगन चेट्टी। है विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा, इसे छोड़िए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 का क्लोज जोड़ा गया है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य या अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल सीट का 15% से अधिक नहीं बन सकते हैं। तो ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने पर बाध्यकारी किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वरीयता क्रम, इसके लिए हम एक छोटी सी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो आपका ग्रुप है उसमें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।